Hello students, welcome to Chill Academy. Today we are going to talk about IMEC and I2U2 framework कि कैसे ये दोनों ही फ्रेमवर्क एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं आने वाले समय के लिए इन टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स एज वेल एज इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के लिए कितने ज़रूरी हैं ये दोनों ही यहाँ पे जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। साथ ही साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये इनिशिएटिव्स हैं किस चीज़ के लिए, यहाँ पर इनसे हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या चैलेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं IMEC की। अगर मैं उसमें बात करूँ तो दैट इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यहाँ पे 3 मेजर रीजन्स इन्वॉल्व हैं, इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप, और इनका एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है विच इज अ स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्रिएट किया जा रहा है ट्रेड कॉरिडोर जहां से कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी और ट्रेड जो है इन तीनों ही एंटिटीज के बीच, इन रीजन्स के बीच हमें फैसिलिटेट होता हुआ दिखेगा। इसको बेसिकली प्रपोज तो किया गया था एक ब्रॉडर इनिशिएटिव के तहत जहां पे ग्लोबल ट्रेड रूट्स बनाने की बात की गई थी, बट एज ऑफ नाउ दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट IMEC इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग इनिशिएटिव। अब इसके सिग्नेटरीज कौन कौन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया है इसमें पार्ट, यूएस पार्ट है, सऊदी अरेबिया, UAE जो कि दोनों ही मिडिल ईस्ट को यहाँ पर सिग्निफाई करेंगे, देन वी हैव यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस एज वेल एज जर्मनी। तो यहाँ पे मेजर कंपोनेंट जो है वो रीजन के हिसाब से ही आपको समझ में आ जाएगा। इंडिया एज द नेम सजेस्ट, मिडिल ईस्ट में सऊदी है, UAE है, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस, जर्मनी। एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो इन रीजन्स में आपको नहीं दिखेगा वो यूएस है, बट एक इंपॉर्टेंट सिग्नेटरी रहा है यूएस हमारे ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में, और वो भी IMEC का इस वक्त पार्ट है। अब अगर हम IMEC की बात करें तो आप देख सकते हैं ये जो ट्रेड रूट एस्टैब्लिश करने की बात हो रही है दैट विल बी फ्रॉम पराइस ग्रीस एंड इट वुड बी कनेक्टेड थ्रू सी रूट। देन आप देख सकते हैं ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है इट इज नॉट मैरीटाइम, इट इज ऑल्सो थ्रू लैंड रूट्स। तो यहाँ पर इजराइल, देन सऊदी अरेबिया में रियाद कनेक्टेड है, हराद। देन वी आर टॉकिंग अबाउट UAE जहाँ पे अल गुफैहत एंड जबल अली से डायरेक्टली मुंद्रा, गुजरात और मुंबई की कनेक्टिविटी जो है बनाई जाएगी थ्रू सी रूट्स एंड एज वेल एज रेल रूट्स, ताकि इन पूरे रीजन में एक फैसिलिटेशन कनेक्टिविटी ऑफ ट्रेड जो है हमें देखने को मिले। ऑब्जेक्टिव बहुत डायरेक्ट और सिंपल है कि यहाँ पे ट्रेड कनेक्टिविटी जो है उसको बेहतर किया जाए इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट का यूज हो रहा है, हम देख सकते हैं सी से कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है उसको प्रमोट किया जाए और इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन किया जाए, कोऑपरेशन बढ़ाया जाए। साथ ही साथ इसका डायरेक्ट जो हम कॉन्सिक्वेंस देखेंगे एक इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, चाहे पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो, रेलवेज का हो, हाईवेज का हो और लॉजिस्टिक हब्स का। साथ ही साथ ट्रेड रूट्स में डाइवर्सिफिकेशन दिखेगी ताकि यहाँ पे जो रिलायंस है, जो स्पेसिफिक एग्जिस्टिंग मैरीटाइम पाथवेज है उन पे रिलायंस कम हो, जिससे डेफिनेटली जो हमें आए दिन सप्लाई शॉक देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू रिमेंबर, अभी जब रेड सी में हमारा यहाँ ब्लॉकेज हमें देखने को मिला था, एक इम्पॉर्टेंट जो ट्रेड रूट है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पायरेट्स, तो अब उस वजह से यहाँ पे ट्रेड कनेक्टिविटी इफेक्ट होती है। ट्रेड कनेक्टिविटी इफेक्ट होगी तो इकोनॉमिक बर्डन बढ़ेगा। अब अगर हमारे पास मल्टीपल ट्रेड रूट्स रहेंगे तो ये रिलायंस जो है कम हो जाएगा। साथ ही साथ एनर्जी सिक्योरिटी फैसिलिटेट होगी, क्रिटिकल रिसोर्सेज जो कि मिडिल ईस्ट में प्रेजेंट हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी हमें बढ़ती हुई दिखेगी, और इंडिया का जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी कंट्री का इन टर्म्स ऑफ देयर आइडेंटिटी, वो हमें बेहतर होता हुआ दिखेगा मिडिल ईस्ट और यूरोप में दोनों ही। इसके अलावा अगर हम की कंपोनेंट्स की बात करें तो की कंपोनेंट्स है रेल, सी एंड एयर कनेक्टिविटी नेटवर्क, जो यहाँ पे इन 3 मेन रीजन्स को लिंक करेंगे। और यहाँ पे रेल नेटवर्क्स भी क्लियरली एस्टैब्लिश होंगे थ्रू आउट मिडिल ईस्ट, जो अभी हमने यहाँ पे मैप में देखा। यहाँ पर मिडिल ईस्ट में ही हमें प्रॉपर
रेल नेटवर्क का एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा और यहाँ पे यूरोप वाया टर्की एंड ग्रीस, यहाँ पूरी कनेक्टिविटी आएगी। जो कॉरिडोर होगा वो फोकस करेगा पोर्ट्स, रेलवेज, हाईवेज, लॉजिस्टिक्स हब पे, और यहाँ पे ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी जो है वो भी इंप्रूव होगी, बिकॉज यहाँ पे एशिया और यूरोप का कनेक्टिविटी जो है थ्रू मिडिल ईस्ट वो लिमिटेड है। आप मैरीटाइम कनेक्टिविटी देखेंगे जो मिडिल ईस्ट से घूम के होती है, बट डायरेक्ट कनेक्टिविटी वाया मिडिल ईस्ट अभी लिमिटेड है, तो ये उसको भी यहाँ पर फैसिलिटेट करेगा। IMEC एक आने वाले समय का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, ना ही सिर्फ जियोपॉलिटिकल टर्म्स में, इकोनॉमिक टर्म्स में भी, और इससे एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे ट्रेड को बूस्ट मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होंगे वो कम होंगे, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम टैरिफ वॉर्स देख रहे हैं, डिपोर्टेशंस देख रहे हैं, वो जरूरी है। साथ ही साथ ये इंप्रूव करेगा यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स, एनर्जी, रिसोर्सेज एंड पीपल, जिससे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हमें रीजनल सिनेरियोज में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, जो कि यहाँ पर एक डायरेक्ट लिंक क्रिएट कर रहा है बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, जो पुराने सिर्फ मैरीटाइम रूट्स के बेसिस पे बना हुआ है, उसको ये बेसिकली चैलेंज कर रहा है और नया एक डायरेक्ट लिंक क्रिएट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, जो कि इस वक्त काफी बुरी तरह फ्लॉप होते हुए हमें डेफिनेटली दिख रहा है, उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट दिखेगा, और जो हिजेमनी चाइना क्रिएट करना चाह रहा था उसको ये काउंटर करेगा। बट डेफिनेटली इतना आसान नहीं होगा ये इनिशिएटिव, काफी सारे चैलेंजेस जो हैं वो प्रेजेंट है। जैसे कि अगर आप जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात करें तो यहाँ पे मिडिल ईस्ट में ही सऊदी अरेबिया और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉरिडोर के डेवलपमेंट और ऑपरेशंस को हिंडर करेंगे। सिक्योरिटी कंसर्न, जैसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज है, अफगानिस्तान हो गया, सीरिया हो गया, इनको कैसे एनकाउंटर करना है वो देखने वाली बात रहेगी। कोऑर्डिनेशन जो है, इतनी सारी कंट्रीज जो सिग्नेटरी हैं उनके अलग अलग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क्स, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को अलाइन करना काफी मुश्किल होगा, जिससे हमें स्लो डिसीजन मेकिंग देखने को मिल सकती है, और कोऑपरेशन जो हम एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं हो सकता है उसमें हमें दिक्कत आए। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में चैलेंज होगी। जब हम बात करेंगे इसका एक बेनिफिट होगा कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करता हुआ दिखेगा, वहां पे लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि रेलवेज, पोर्ट्स, हाईवेज, यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, और ये सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ से आएगा, और बड़े टेरेन्स, चैलेंजिंग टेरेन्स, चाहे जैसे कि माउंटेन्स हो, डेजर्ट हो, इनमें और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा जो इस ट्रेड रूट पे एरियाज हैं, उन कुछ एरियाज में रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं है ताकि एफिशिएंट ट्रेड हो सके, वो भी एक मेजर चैलेंजेस की तरह प्रेजेंट रहेंगे। ऑन दिस नोट हम दूसरे इनिशिएटिव पे आते हैं, ITU2। तो काफी यूनिक नाम है, नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें दो एंटिटीज, इंडिया एंड इजराइल, एंड U2 इज US एंड UAE, ये इन्वॉल्व है, इसलिए ये नाम रखा गया है ITU2। और ये स्टैब्लिश अक्टूबर 2021 में ही हो गया था एज पर इब्राहिम अकॉर्ड्स। बट यहाँ के जो इनिशियल पार्टिसिपेंट्स थे सिर्फ दो थे, इजराइल था और UAE था, और इनका मेन मोटिव था कि एड्रेस करेंगे जो मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंसर्न्स हैं, और ट्रांसपोर्टेशन का जो कंसर्न है उसे एड्रेस किया जाएगा इस रीजन में। इसको इनिशियली वेस्ट एशियन स्क्वाड या फिर इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी कहा जाता था, बट यहाँ पर जैसे ही पार्टनरशिप में बनाया गया इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और US को, इसको ITU2 फ्रेमवर्क बोला गया, और ये फोकस करता है उन्हीं सेम चीजों पे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन ऑन इनोवेशन, एज वेल एज इनहैंसिंग सिक्योरिटी टाइज इन दिस वेरी रीजन, और इन सभी नेशंस के बीच में। की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इकोनॉमिक कोलैबोरेशन है ताकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है बढ़े, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनर्जी में, एग्रीकल्चर में, बिजनेस पार्टनरशिप्स प्रमोट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हो, वाटर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। और फोकस है यहाँ पर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस पे, जहाँ पे पूरा
ग्लोब जो है फोकस कर रहा है, ताकि यहाँ पे जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज की नीड्स है इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल सॉल्यूशंस वो भी फुलफिल हो। साथ ही साथ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पे कोलैबोरेशन हो, रिसर्च इनिशिएटिव्स लाए जाएं नई फील्ड्स में, जैसे कि एआई, क्लीन एनर्जी, स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे की ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बहुत क्लियर है, और यहाँ पे कोऑपरेशन भी इन्हीं की एरियाज में हमें देखने को मिलेगा, चाहे वो एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी हो, सोलर एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन, ग्रीन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी हो, पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज में। इसमें अगर मैं बताना चाहूँ तो डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे पहला नाम तो यहाँ पे इंडिया का आ जाएगा, जिसमें फर्दर हमें हेल्प मिलेगी मेडिकल टेक्नोलॉजी में, और कैसे बड़े चैलेंजेस जैसे कि पेंडेमिक और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को टैकल करना है। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी भी एक मेजर की एरिया रहेगा कोऑपरेशन का। अब सवाल ये उठता है कि फ्रेमवर्क तो हम कई ला रहे हैं, इनका बेनिफिट क्या है? ITU2 से इंडिया के सामने कई नई ट्रेड पार्टनरशिप्स आती हुई दिखेंगी, मार्केट एक्सेस बढ़ता हुआ दिखेगा, और चारों कंट्री को इकोनॉमिकली फायदा होना चाहिए, होता हुआ दिखेगा। रीजनल कोऑपरेशन, जहां इस वक्त हम मल्टीलैटरलिज्म से मिनीलैटरलिज्म पे आ चुके हैं, ITU2 उसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। कल्चरल और स्ट्रैटेजिक टाइज जो है डीपन होंगे, ग्लोबल स्टेबिलिटी की तरफ हम बात कर पाएंगे, डाइवर्स ट्रेंड्स जो है, जैसे कि इंडिया का मार्केटिंग पोटेंशियल है, इजराइल का टेक्नोलॉजी है, UAE का इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, US का ग्लोबल रीच, ग्लोबल पावर है, वो यहाँ पे हेल्प करेगा रीजनल चैलेंजेस और ग्लोबल चैलेंजेस को भी एड्रेस करने में। तो यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है ऑफ दीज फ्रेमवर्क्स, स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इन पर्सपेक्टिव जो है फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे चैलेंजेस भी हम समझे, ताकि हम इनको एड्रेस कर सकें और इनका बेनिफिट जो है वो पॉजिटिव टर्म्स में ही गेन करें। चाहे यहाँ पे चैलेंजेस के टर्म्स में अगर हम बात करें ITU2 में भी, तो मिडिल ईस्ट का जो कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है वो काफी ट्रबलसम है, काफी बड़े चैलेंजेस क्रिएट करेगा कोऑपरेशन के टर्म्स में। नेशनल इंटरेस्ट, जैसे कि इस वक्त US है, कंट्री के इंटरेस्ट जो है वो टोटली डिफरेंटली अलाइंड है, उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है, और इस वजह से कोऑपरेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, जो इकोनॉमिक डिफरेंस है, जहां आप इंडिया को देखें, US को देखें, इजराइल को देखें, काफी इकोनॉमिक डिफरेंस है। इसकी वजह से कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है बैलेंस करने में, और उसके साथ कंट्रीब्यूशन जितना होगा उसी हिसाब से बेनिफिट्स भी होने चाहिए, तो ये सब मैनेज करना भी एक बड़ा चैलेंज की तरह उभरेगा। इसी नोट पे लेट अस लुक एट अ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। फर्स्ट, IMEC aims to enhance trade connectivity through multimodal transport network involving rail, sea and air. Second, the corridor includes countries from Indo-Pacific region, including Japan and Australia. Third, it will provide an alternative trade route between India, Middle East and Europe. Fourth, IMEC seeks to reduce dependency on traditional route through Suez Canal. Which of the following statements given above are correct? यहाँ पे आपको options दिए हैं. You can send in your answers in the comment section. I hope answer ढूंढना आपके लिए यहाँ पे difficult नहीं होगा, क्योंकि हमने सारे टॉपिक जो है, पॉइंट्स जो है, हमने यहाँ पर कवर किए हुए हैं। ऐसी और वीडियोस और कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।